नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटा मैं बुढ़ापे में बेइज्जत नहीं होना चाहती। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी काम वाली बाई भी 2 महीने के लिए अपने गांव चली गई है। अब इतनी जल्दी और कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। आपको तो सब पता था, फिर भी आप भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। सीता ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तेरी सास है ना, वो किस दिन काम आएगी, अच्छी भली तो है अभी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है, इतना तो कर ही सकती है ना। वो तुम्हारे लिए जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देना। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर रीता की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो रात को उनसे फ़ोन कराकर उनको बुला लेती हूँ। शाम को जब उसका पति घर आया तो रीता मासूम सा चेहरा बनाकर उसे चाय देने लगी। अरे रीता, क्या हुआ, उदास क्यों हो? जी वो मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ अभी तक नाराज़ तो नहीं होंगी? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ, हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। मैं अभी उनको फ़ोन लगाकर बात करता हूँ। रजत ने अपनी माँ को फ़ोन पर सब बता दिया। शाम को जब रजत के पिताजी घर आए तो अजी, सुनते हो, आज रजत का फ़ोन आया था। शीतल जी ने चेकते हुए कहा। तो भारत जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही न रहा। अच्छा, इतनों दिनों बाद चलो याद तो किया। उसने क्या कहा था? ठीक तो है माँ सब। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, तो हम दोनों को अपने घर बुला रहा था। बेटे से बात करके तो शीतल जी की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही शीतल जी पिछली बातों को याद करके उनके ख्यालों में खो गई। 1 वर्ष पहले शीतल जी और भारत जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए। उनकी बहू रीता को पता था कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी औरत है, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करके सारा घर का काम अपनी सासू माँ से करवाने लगी। यह देखकर भारत जी को अच्छा नहीं लगा, तो रीता से बोले, बहू, तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, अब वह थक जाती है, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया और शीतल जी और भारत जी को खूब खरी खोटी सुनाई। शीतल जी और भारत जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे। रजत भी अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। शीतल जी और भारत जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गई। शीतल जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में भारत जी बोले, अरे शीतल, उन पुरानी बातों में क्यों खोई हुई हो? अभी तक उन बातों को सोच रही हो? जल्दी से सामान पैक कर लो। भारत जी ने अपनी पत्नी शीतल जी से कहा। तुम तो जानते हो, रजत की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। जी ठीक है, मैं ज़रा रिंकी को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ दिन के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। भारत जी और शीतल जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ रिंकी और राज अपने प्यारे से बेटे जय के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन का काम करते थे। पास में ही हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में शीतल जी और रिंकी का एक दूसरे के साथ प्यार का रिश्ता हो गया था। रिंकी के बेटे जय को तो उसकी सगी दादी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। शीतल जी, अरे रिंकी, ओ रिंकी, शीतल जी ने आवाज़ लगाई। जी आंटी जी। रिंकी रसोई घर से बाहर आई। अरे रिंकी, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, रिंकी बोली। हाँ रिंकी, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफ़िन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना, शीतल जी ने कहा।
इतने में ही राज की आवाज़ आई, रिंकी टिफिन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आंटी जी की मदद करो। रिंकी शीतल जी की पैकिंग करने में मदद की और शीतल जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। सुबह की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। रजत उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंची तो बहू से मिलकर शीतल जी और भारत जी ने सारी पुरानी बातें भूलकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। शीतल जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के जाने से बिखरा पड़ा था, शीतल जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ व्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को अच्छा खाना बनाकर खिलाया। अब तो बहू की बातों में तो जैसे मिसरी ही भूल गई थी। सारा दिन मांझी मांझी कह कर घर का सारा काम करवा लेती। कुछ समय बाद रीता ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पाँव ही जमीन तक नहीं पड़ रहे थे। हाँ जी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है, शीतल जी पोती को देखते हुए बोली। जी नहीं, मेरी पोती तो बिल्कुल मेरे जैसी है। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगी। बच्ची होने के बाद शीतल जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना, सभी काम किए। शीतल जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो ये सोचकर घर के सारे काम करती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। उसके बावजूद शीतल जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। भारत जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटा देती। देखते ही देखते तो महीने बीत गए। बच्ची के लाड प्यार में शीतल जी और भारत जी का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। अब बच्ची दादा दादी पर ज्यादा रहती और रीता पर कम। ये बात बहू रीता को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद रीता के काम वाली भी अपने गांव से वापस लौट आई। शीतल जी के मना करने पर भी रीता ने उसे काम पर बुला लिया और कहा, माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती है। एक दिन जब शीतल जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, रीता को तो जैसे अपनी सासू माँ पर तारे मारने का बहाना ही मिल गया। रीता और रजत भी बच्ची की सारी जिम्मेदारी अब आया को दे दी, लेकिन शीतल जी का मुँह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए ममता के बस बच्ची को उठाकर प्यार कर लेती। एक दिन जब दोनों बेटा बहू आया को बच्ची देकर बाहर चले गए, बच्ची लगातार रोई जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। शीतल जी से बच्ची का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को लेकर नावे पर हींग लगाती और प्यार करने लगी। बच्ची दादी का प्यार पाकर चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू घर वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने देते। तुम्हारे जाते ही माँ जी ने बच्ची को छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी शीतल जी बड़ी बरस पड़े और आया को मनाने लगे। भारत जी और शीतल जी अपमान का घूंट पीकर रह गए और करती भी क्या। पोती के मुंह में बेटा का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। शीतल जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। वह तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहने में। अब तो ये हाल हो गया है कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर सारा दिन बात करती रहती और सावित्री जी रसोई घर के सारे काम करती। यहाँ तक कि आया का खाना भी शीतल जी को बनाना पड़ता था और भारत जी अपनी पत्नी की ये हालत देखकर मन ही मन घुटते रहते। एक दिन बहू ने शीतल जी से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर पर आईं तो पूरे आदर सम्मान के साथ शीतल जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों से बनाकर नाश्ता खिलाया। उनकी खूब आवागत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियाँ
उससे कह रही थी, रीता तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली है, इतना बढ़िया खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढो। ऐसा सुनकर रीता हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि वह नौकरानी नहीं है बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद शीतल जी अपने हाथ धोकर अंदर आईं और सबके साथ बैठ गईं। बहू की सहेलियाँ कुछ सकपका गईं तो शीतल जी बोली, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियाँ चौंक गईं और हैरानी से रीता की तरफ देखने लगी। शीतल जी बोली, बहू माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी कह दिया, ये कहाँ का न्याय है बहू। रीता उस समय तो चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया और बोला, माँ आपको इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। भारत जी जो आज तक अपने पोती के मुंह में अपना मुंह बंद किए बैठे थे, आज अपना धीरज खो बैठे और गुस्से से बोले, छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी कह दिया गया और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है। माफ़ करना, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए भारत जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे, यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले। उसे दूर से ही देखकर दोनों घर से निकल गए। जिन लोगों की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उन्हें अपने बेटे ने रोका भी नहीं। भारत जी और शीतल जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। भारत जी के मन में रह रहकर एक ही प्रश्न परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब बच्चे उनकी कदर नहीं करते, तो बेचारे बुढ़ापे में वे कैसे गुजारा करें। उनके पास महीने के किराए के अलावा और कोई कमाई का साधन भी तो ना था। सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और उसका घर बनवाने में खर्च कर दी थी। भारत जी को दिल में ये बात कचोट रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, रिंकी और राज के बाहर आने से पहले ही जय बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, और कहाँ चले गए थे? हमें छोड़कर आपको हमारी याद नहीं आई। दरवाज़ा खोला तो उन दोनों ने जय को गले से लगा लिया। उधर रिंकी की चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के भाव थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी 6 महीने की कहकर गए, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर सारा मामला समझ गई। अंकल आंटी आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। रिंकी ने कहा तो शीतल जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो शीतल जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन भारत जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले कि शीतल जी उन्हें संभाल पाती, वो नीचे गिर गए। शीतल जी ने रिंकी और राज को आवाज़ लगाई। शीतल जी आवाज़ सुनकर रिंकी और राज दौड़कर आए, लेकिन तब तक भारत जी अपने प्राण त्याग चुके थे। शीतल जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रिंकी और राज ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बेटे बहू को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार के लिए रस्म निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल तक जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब शीतल जी की हालत कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन रिंकी और राज का बेटा बीमार पड़ गया तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ा। शीतल जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो रिंकी की अनुपस्थिति में शीतल जी टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्राहकों को उनका बनाया खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गई थी। उस समय शीतल जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार
रिंकी और राज ने अब अपना मकान खरीद दिया और वहीं पर भी दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। ये बात जानकर शीतल जी भावुक हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए रिंकी के पास गई और उसे बधाई देते हुए दिल से लगा लिया और बोली, बेटा मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। शीतल जी ने रिंकी को आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। वो सारी तैयारी करवाकर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया। लेकिन अब शीतल जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में कहते हुए उनके आंसू आ गए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में घर की घंटी बजी। बाहर जाकर शीतल जी ने देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। शीतल जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। ये सुनकर शीतल जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करें? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। रिंकी और राज का घर कुछ ही दूरी पर था। रिंकी को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में रिंकी की मदद से शीतल जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम लड़कियां ही संभालती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को शीतल जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर वो किराए पर भी रहने लगी। अब शीतल जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। अब उनके खाने के चर्चे आसपास के गांव और शहरों में होने लगे। एक दिन कुछ लड़कियों ने शीतल जी के खाने की तारीफ करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और शीतल जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। वहीं उनकी बहू ने भी वीडियो देखी तो उसके होश ही उड़ गए। तुरंत रजत को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना पैसा जमा किया होगा। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। ये सब देखकर रजत की हैरानी का तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर रजत अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ शीतल जी के घर पहुँच गए। बहू वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ जैसे मेला सा लगा हुआ, चारों तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों एक तरफ थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वे अपने ही घर में उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। शीतल जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उनको नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों शीतल जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। शीतल जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने पोते को कितने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में सीता ने पीछे से आवाज लगाई, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। शीतल जी ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस उम्र में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर के काम वाली बाई बन के नहीं। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू रीता ने कहा, हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी
तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी टिफिन लगवा देती हूँ। कहते हुए शीतल दी अपने काम में मस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और दर्द भरी मुस्कान थी। रीता और रजत अपना सब मुंह लेकर वापस लौट गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।